तो मार्केट्स में हायर लेवल से बिकवाली और बिकवाली के बाद अभी एक रेंज बाउंड ट्रेड इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स निफ्टी फ्लैट टू नेगेटिव टोन पर कामकाज कर रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है बैंक्स के अंदर। अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे तो हरे निशान में कामकाज कर रहा है, 0.5% की तेजी है। और निफ्टी बैंक के अंदर देखेंगे तो आपको पीएसयू बैंक और ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ेंगे। आउट परफॉर्मेंस वहां पर लगातार जारी है। 0.5% निफ्टी बैंक और करीब करीब 4.5% ऊपर पीएसयू बैंकिंग बास्केट आपको दिखाई पड़ेगी। इसमें एसबीआई बीओबी नंबर्स के बाद शानदार तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो एक बढ़िया तेजी वहां पर देखने को मिल रही है। और इसके अलावा बाकी जो पीएसयू बैंक्स हैं वो भी कुछ हद तक सपोर्ट कर रहे हैं। बाइंग है आज मेटल में, कुछ हद तक थोड़ी सी जो प्रॉफिट टेकिंग या फिर बिकवाली है वो आईटी के अंदर अभी भी जारी है। प्रकाश गाबा हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। गाबा सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स ने हायर लेवल से स्ट्रेंथ को तो गिव अप किया है, लेकिन ये 18,200 के आसपास जाकर हर बार ही बिकवाली आती है, तो क्या करना चाहिए इंडेक्स में? क्या ये रेंज को प्ले करें 18,000 18,200 की? देखिए, जो निफ्टी में तो देखा जाए तो 18,200 में थोड़ा रिजेक्शन आया है। लोअर लेवल पॉसिबल है। कहां तक आ सकता है? पॉसिबल है कि 18,100 18,000 तक 100 तक पॉसिबल है। लेकिन 18,000 और 18,200 का ये दायरा है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेंज है। इस दायरे से बाहर निकलना जरूरी है। वो कब होगा कहना मुश्किल है, लेकिन कल छुट्टी है, इसलिए आज तो मुझे कुछ नजर आता नहीं कि आज कोई ट्रेड होगा। ट्रेड थोड़ा बायस डाउन है, लेकिन ट्रेड नहीं बनता। बैंक निफ्टी तो वैसा ही एग्जैक्टली वही हाल है। थोड़ा डिप मिल सकता है बैंक निफ्टी में, 41,400 पॉसिबल है, लेकिन अपसाइड 41,500 को 600 650 700 को दिल से पार करना जरूरी है। और जब तक वो होता नहीं, मुझे नहीं लगता कोई ट्रेड बनता है। थोड़ा डिप मिल सकता है। तो बाजार में कल क्योंकि छुट्टी है, तो आज के लिए एटलीस्ट आप इंडेक्स को तो अवॉइड कर सकते हैं या साइड वे से बैठ सकते हैं, वेट एंड वॉच मोड पे रख सकते हैं। एक एक करके तमाम जो इंडेक्स के गेनर्स हैं या फिर मिड कैप के गेनर्स लूजर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। कौन कौन से गेनर्स है, कौन कौन से लूजर्स है। आज मिड कैप का दिन है, तो आज बढ़िया बाइंग वहां पर देखने को मिल रही है। बाइंग है आज यूनियन बैंक में, करीब 5% ऊपर है। बैंक ऑफ इंडिया में 4.5% ऊपर है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी 0.4% ऊपर है। और अंतराल के बाद ट्राइडेंट में आज बाइंग आई है, 3.5% के आसपास की बढ़त यहाँ पर है। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में एबी फैशन 3.5% नीचे है। स्कॉट्स कोबोटा नंबर्स के बाद 2.5% नीचे है। टीवीएस मोटर करीब 2% नीचे और कमिंस भी रफली 1.5% बिकवाली के साथ कामकाज कर रहा है। बैंक्स, स्पेशली सरकारी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा 9.5% ऊपर, इंडियन बैंक 4.5% ऊपर, यूनियन बैंक 5% ऊपर, बैंक ऑफ इंडिया 4.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। बैंक के साथ साथ मेटल और फाइनेंसेस, ये कुछ और ऐसे नाम है जहां पर खरीदारी का और देखने को मिल रहा है। एनबीएफसी में से जीएम फाइनेंशियल, मुथूट फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, सब में खरीदारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा मेटल के ऊपर नजर डालेंगे तो जीएसएल, हिसार, ये कुछ ऐसे नाम है जहां पर खरीदारी का रुझान आज बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हिंदुस्तान कॉपर जैसे शेयरों में तेजी है, सेल जैसे शेयरों में आज खरीदारी का रुख बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मेटल एक और सेक्टर है जो कि आज तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। गाबा सर, आज पीएसयू बैंकिंग बास्केट में तेजी है, तो पहले तो बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक या कोई और नाम जो आप सुझाएं? केनरा बैंक सुबह से ही एक तेजी दिखा रहा था, जैसे वर्ड राइट बोलते ना, ऑन द मार्क, गेट सेट गो, तब से चल रहा था। अपसाइड ऑन है, 307 में ट्रेड कर रहा है। 300 का एक स्टॉप लगा चले, तो मुझे लगता है 315 केनरा बैंक में देखने को मिल सकते हैं आते दिनों में। तो यस, पॉसिबल है। बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर गैप अप खुला था, फिर थोड़ा डिप मिला है, साइडवेज जोन है। आई थिंक केनरा बैंक एक बेहतर ट्रेड बनता है। तो केनरा बैंक ज्यादा इंप्रेसिव ट्रेंड है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा एक बढ़िया तेजी नंबर्स के बाद यहां पर भी आते दिखाई पड़ी। कुछ देर पहले हमने मैनेजमेंट से बात की थी। अच्छा, पीएसयू बैंक्स की बात हो रही है, नंबर्स की बात हो रही है, तो एसबीआई 19 तिमाहियों में सबसे बेहतरीन लोन ग्रोथ, 4.5 लाख करोड़ के पार मार्केट कैप, स्टॉक रिकॉर्ड हाई पर और देश का 7वां सबसे बड़ा कंपनी के तौर पर शुमार हुआ। प्रॉफिट के लिहाज से देश का सबसे बड़ा बैंक बन चुका है। तो इन नंबर्स पे जो शानदार नंबर्स आए, इन नंबर्स के बाद मैंने ही बात की थी कंपनी की मैनेजमेंट से, आपको सुनवाए थे। कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ का भी ग्रोथ अच्छा है, रिटेल का भी ग्रोथ हमारा बहुत अच्छा है और एसएमई और एग्रीकल्चर में भी बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है। तो ये सब इन सब कारणों से जो है हमारी परफॉर्मेंस में काफ़ी हमें मदद मिली और आशा करता हूँ कि जिस तरह से हम लोगों ने अपना अंडरराइटिंग इंजन को काफ़ी स्ट्रेंथन किया है पिछले गत वर्षों में, रिस्क असेसमेंट को स्ट्रेंथन किया है, उसके चलते आने वाले दिनों में भी हमारी जो प्रोविजनिंग नंबर्स होंगे वो कम होंगे और उस कारण से हमारा रिजल्ट इसी तरह से अच्छा बना रहेगा। अच्छा सर, 3.5% के एनआईएम्स, ये भी एस्टिमेट से कहीं ज़्यादा बेटर है और 1% से नीचे के नेट एनपीए।
इस सिचुएशन को वन ऑफ माने या सेकंड हाफ या गोइंग फॉरवर्ड 3.5% के एनआईएम्स को बैंक मेंटेन कर पाएगा और एनपीए 1% के नीचे? एनपीए जितने कम उतने अच्छे आप हमेशा कहते हैं, लेकिन कोई एक नंबर जिस पे बैंक लगता है कि हाँ कंफर्टेबल है, ये एक नॉर्मल सिनेरियो रहेगा? देखिए, एनपीए जब हम लेंडिंग करते हैं और जब हम उस लेंडिंग में पूरा अपना अंडरराइटिंग प्रिंसिपल्स को हमने अच्छे से डिफाइन कर दिया है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि एनपीए नंबर्स जो हैं इसके करीब ही रहें। इससे कम हो जाए तो अच्छा है, लेकिन इससे अधिक ना हो। और दूसरा जो आपने कहा कि कोशिश क्या रहेगी, कोशिश हमेशा यही रहेगी कि नंबर्स अच्छे से अच्छे आएँ और हम अपने सभी स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करें। अच्छा सर, 21% की लोन ग्रोथ, सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर अब हम एंटर कर चुके हैं और यहाँ से फेस्टिविटीज़ है, डिमांड है, एक अच्छा रिवाइवल है, कोविड से प्री कोविड टाइम को भी आप एक्सीड कर गए हैं। सो क्या मान के चलें कि यहाँ से ये नंबर कैसा देखने को मिलेगा लोन ग्रोथ का? लोन ग्रोथ मेरी आशा है कि हालांकि ये 21% का ग्रोथ जो है अभी जो हम लोगों ने देखा है वो एक बिजी सीजन के चलते भी देखा है, तो फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि 14 से 16% तक का ग्रोथ हमें देखने को मिलना चाहिए। सर, कोई ऐसा असेट जिसको मोनेटाइज करने की प्लान बना रहा हो एसबीआई गोइंग फॉरवर्ड? फिलहाल तो ऐसा नहीं है। हम लोगों ने किसी स्टेज में सोचा था कि हम म्यूचुअल फंड को लिस्टिंग करेंगे, लेकिन फिलहाल जैसा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है असेट हैवी इंडस्ट्री नहीं है, तो इसलिए उनको कोई विशेष रूप से कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो इसलिए फिर हम लोगों ने फिलहाल, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से हमने नर्चर की है कंपनी, तो फिलहाल हमने उसका आईपीओ का डेफर करने का प्लान किया है। ओके। और सर, कोई ऐसा सेक्टर जिसको एज अ कॉज ऑफ कंसर्न आप मान रहे हो, जिस पे आपकी एटलीस्ट वॉच लिस्ट में आपने उसे रखा हुआ है? नहीं, देखिए वैसे तो पूरा इकोनॉमी को ही बड़े क्लोजली हम लोग मॉनिटर करते हैं। जैसा मैंने कहा कि हम लोगों ने देखा है कि पूरा इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, तो उनका कुछ इम्पैक्ट जो हमारी इकोनॉमी के किस सेक्टर में आता है वो हम क्लोजली वॉच करते हैं, और जहाँ ज़रूरत होती है उसको समय से समय पर जो है हम लोग उसके ऊपर एक्शन लेते रहते हैं। ओके सर, लास्टली, क्योंकि हम इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में उस साइड पर हैं जहाँ पर एक नॉर्दर्न ट्रेजेक्ट्री हम देख रहे हैं और ग्लोबली इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज में अप ट्रेंड है, आपका इंडिविजुअल व्यू कहाँ तक हम कंफर्टेबल रहेंगे या कितना गोइंग फॉरवर्ड और एक्सपेक्टेशन हम मान के चल सकते हैं? देखिए, ऐसा कि इंटरेस्ट रेट अगर किसी भी कंपनी का कॉस्ट स्ट्रक्चर देखा जाए तो तकरीबन 10% के करीब इंटरेस्ट रेट उसमें आता है, और उसमें जो है उस तरह के कॉस्ट स्ट्रक्चर को देखते हुए जब तक डिमांड की विजिबिलिटी है और जब तक इंडस्ट्री जो है उस कॉस्ट को पास ऑन कर सकती है, मेरा ख्याल से वो लोग पीछे नहीं हटेंगे, और अगर वो पीछे नहीं हटेंगे तो हम तो बराबर उनके साथ खड़े हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नंबर्स पर चेयरमैन को आप सुन रहे थे। करीब करीब 5% ऊपर एसबीआई का शेयर अभी भी कामकाज कर रहा है और 614 615 का स्तर यहां पर देखने को मिल रहा है। काबा सर, रिकॉर्ड स्तरों पर एसबीआई पहुंच गया है और जिस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी दी है उस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी इसको यहां तक लेकर आनी ही थी। सो अब क्या करना चाहिए? मीडियम टू लॉन्ग टर्म आप हमेशा इसमें बाय बोलते हैं, लेकिन नियर टर्म के लिए? नियर टर्म में अगर डिप मिलता है तो खरीदारी का मौका रहेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहाँ सपोर्ट है 517 के करीब, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक इसके ऊपर है तब तक मेरे ख्याल से ठीक है, बस अप मूव ऑन है, इतना कह सकते हैं। राइट द ट्रेंड, बाय डिप्स जारी करें 570 को आप ध्यान में रख सकते हैं, ये एक आवाज़ की राय है। एचडीएफसी बैंक ने एमसीएलआर में 1/4% से ज़्यादा की बढ़ोतरी की है। ये एक और अपडेट बैंकिंग स्पेस से रिलेटेड आपके सामने है, और स्टॉक जो है वो करीब करीब 0.5% 1/4% की बढ़त के साथ अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बैंकिंग में मूव है और मेजरली प्राइवेट सेक्टर के अंदर पीएसयू बैंक्स के अंदर मूव है, तो प्राइवेट से एचडीएफसी बैंक भी कुछ हद तक पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है स्टॉक वाइज। लेकिन खबर यह है कि एमसीएलआर की जो नई दरें हैं वो आज से लागू हैं और करीब करीब 1/4% से ज़्यादा की बढ़ोतरी वहाँ पर की जा चुकी है। अच्छा, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट अपडेट कि आपके मोबाइल का बिल जल्द बढ़ने वाला है। खबरें हैं कि टेलीकॉम कंपनियां जल्द टैरिफ बढ़ा सकती हैं। पिछली बार टैरिफ 1 साल पहले बढ़ा है, अब की बार कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, दरें क्या बढ़ने वाली हैं, कितनी जरूरत थी दरें बढ़ाने की, इन सब पर बातचीत कर लेते हैं। असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद भी हैं बातचीत करने के लिए। असीम, टेलीकॉम स्पेस में पोस्ट पेड कंपनियां दरें बढ़ा सकती हैं पोस्ट पेड प्लान्स के अंदर, क्यों ये रिवीजन की जरूरत आई, कितना रिवीजन हो सकता है?
देखिए, पोस्टपेड और प्रीपेड दोनों प्लान के अंदर ये दरें जो है बढ़ सकती हैं। पिछली बार जो टेलीकॉम सेक्टर में दरों में बढ़ोतरी जो है पिछले साल नवंबर में हुई थी, अब इसको 1 साल हो गया है। अब टेलीकॉम कंपनियां जो है दरें बढ़ाने की तैयारी जो है वो कर रही है और दरें जो है 15% से लेकर के 20% जो है बढ़ सकती है। अगर मैं बात करूं टेलीकॉम एनालिस्ट की, तो फिच रेटिंग का कहना है कि दरें जो है 15% से लेकर के 20% तक बढ़ेंगी। लेकिन अगर मैं जेएम फाइनेंशियल की बात करूं, तो उनका कहना है कि आपको अगले 1 साल के अंदर कई बार दरों में बढ़ोतरी जो है देखने को मिल सकती है। इसके पीछे सबसे बड़ा ये कारण है कि टेलीकॉम कंपनियां 5G सेवाओं का रोल आउट कर रही हैं और खासतौर पर टेलीकॉम कंपनियों को अपने उसके लिए टावर जो है वो लगाने पड़ेंगे, एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट जो है वो करना पड़ेगा। तो करीबन टेलीकॉम कंपनियों को 1 लाख करोड़ से 1.5 लाख करोड़ से लेकर के 2 लाख करोड़ रुपए तक का इस पे खर्च जो है वो करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल टेलीकॉम कंपनियां जो है 5G के लिए अलग से टैरिफ जो है वो चार्ज नहीं कर रही है। तो सीधी सी बात है कि जो मौजूदा टैरिफ होल्डर्स है, मोबाइल होल्डर्स है, उन्हीं से ये टैरिफ जो है उसमें बढ़ोतरी जो है देखने को मिलेगी। तो जल्दी ही आपको एक टेलीकॉम सेक्टर में दरें बढ़ोतरी आती हुई जो है वो दिख सकती है। अगले 1 महीने के अंदर अंदर टेलीकॉम कंपनी जो है दरों में बढ़ोतरी जो है वो कर सकती है। 1 महीने में टेलीकॉम कंपनियां दरों में बढ़ोतरी कर सकती हैं। मेजरली 5G रोल आउट एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है, जिसके दम पर भी ये बदलाव होने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो पूरे टेलीकॉम स्पेस में आप नज़र रखेंगे, प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों के अंदर ही यहाँ पर कुछ बदलाव की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। असीम, आप बने रहिए, आगे आपसे एक और खबर है, उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटते हैं, असीम से भी बातचीत करते हैं और कुछ और अपडेट्स, कुछ और स्टॉक्स भी हैं, उन पर भी चर्चा करते हैं। छोटे ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र और मार्केट्स में सेम रेंज बाउंड ट्रेड जो पिछले आधे घंटे से इंडेक्स में देखा जा रहा है, उसी रेंज के अंदर ही इंडेक्स अभी भी कामकाज कर रहा है, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप जो कि आधा % ऊपर है। आगे बातचीत करते हैं असीम से और एक और अहम खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग के लिए कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए 10% EWS आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का संविधान पीठ ने 3:2 के बहुमत से संवैधानिक और वैध करार दिया है। इस पर और डिटेल लेते हैं असीम से। तो असीम, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, साल 2019 में मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग के जो अति पिछड़े हुए लोग हैं, उनको 10% आरक्षण देने का फैसला जो है वो किया था। उनको नौकरियों के अंदर और जो सरकारी नौकरियों और शिक्षा के अंदर ये आरक्षण जो है वो देने का फैसला जो हुआ था। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। ये कहा गया था कि ये जो फैसला है ये संविधान का उल्लंघन जो है वो करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की, उसके अंदर अपना फैसला जो सुरक्षित रख लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो है वो सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के बहुमत से ये फैसला जो है वो सुनाया है। 5 जजों की संविधान पीठ ये थी, जिसने की 3-2 के बहुमत से फैसला जो है वो सुनाया। जो संविधान पीठ है उसका ये कहना था कि जो ये आरक्षण जो है वो दिया गया था, ये किसी भी तरह से संविधान का उल्लंघन जो नहीं करता है, ना ही जो 50% का कोटा जो है आरक्षण का तय किया गया था उसको जो है उसका उल्लंघन जो है वो करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसको बहाल जो है वो कर दिया, यानी कि जो भी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनको 10% आरक्षण जो है वो मिलेगा। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया असीम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और दोनों ही खबरों पर बातचीत करने के लिए और समझाने के लिए। जाने से पहले भाई, खिलाड़ी अपडेट आपके सामने और आएगा। 3 खिलाड़ी इस हफ्ते जो हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस तरह का अपडेट्स वहां से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। विघ्नहारा इन्वेस्टमेंट के विभोर वार्ष्णेय, इक्विनॉक्स के पंकज रांडर और यस सिक्योरिटीज के अमित त्रिवेदी के बीच ये मुकाबला हो रहा है, जहां पर विभोर ने सुदर्शन केमिकल में बाय साइड पर कॉल दी थी 435 रुपए के टारगेट्स के लिए। उन्होंने अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लिया है 418 के जोन में। 406 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाकर चलने की राय उनकी तरफ से आई थी। पंकज की तरफ से उन्होंने रेलटेल में प्रॉफिट बुक कर लिए हैं। 155 रुपए का टारगेट दिया था, 122 का स्टॉप लॉस था। 133-34 के जोन्स में रेलटेल के अंदर वो प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। और पंकज ने ही HCL में एक बाय कॉल दी थी 2675 के टारगेट्स के लिए, जो अभी भी ओपन है। 2550 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप पोजीशन में लॉन्ग साइड पर अपनी रणनीति बना सकते हैं। पंकज की तरफ से जो दूसरी कॉल है जहां पर प्रॉफिट बुक किया वो है जाइडस। 510 का टारगेट दिया था और वहाँ वो प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। 435 का स्टॉप लॉस था, 451-52 के जोन्स में प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। पंकज ने एक और कॉल दी BPCL 339 के टारगेट्स के लिए और वो ओपन है। 298 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। तो HCL और BPCL 2 ऐसे नाम है जो कि पंकज की तरफ से ओपन है। रिटर्न आपकी स्क्रीन पर है। जो तीनों खिलाड़ी हैं उसमें विभोर 2.5% का रिटर्न, पंकज करीब 3% रिटर्न और अमित त्रिवेदी रफली 3.25% के रिटर्न के साथ अभी कामकाज करते हुए तीनों के पोर्टफोलियोज आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इसी के साथ अब मिड कैप मंत्रा को नहीं समेटेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं नो योर कंपनी। आज हमारे साथ मैरिको की मैनेजमेंट मौजूद रहेगी। नंबर्स के बाद बातचीत करने के लिए पवन अग्रवाल साहब होंगे, CFO मैरिको के। छोटे से ब्रेक के उस पार।
नमस्कार।